नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम एक थ्योरम लेकर के फिर से आए हैं और ये थ्योरम जो है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है प्यारे बच्चों। ठीक है, जो आपके लिए आज लेकर के आए हैं, बिल्कुल आप समझिएगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिएगा, एक समतल क्या दिया है, देखिए। एक समतल में एक दृढ़ पिंड पर क्रियाशील बलों के एक निकाय का समायोजन एक एकल बल या बलयुग्म में किया जा सकता है ना। देखिएगा, हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि समतल पर, है ना, समतल के दृढ़ पिंड पर क्रियाशील बल जिसको कि हम एक एकल बल R और एक एकल बलयुग्म G में क्या कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं। अब ये कहना है कि यह एक एकल बल या फिर ये देखो या फिर बलयुग्म में समायोजित किया जा सकता है, यानी केवल एक बल बोल रहे हैं या फिर एक बलयुग्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शब्द को ध्यान दीजिएगा, या तथा बोला है क्या, नहीं, एकल बल या बलयुग्म। तो हमें क्या करना है देखिएगा, और साथ में इस एकल बल जो भी प्राप्त हुआ है जहां पर भी मिलेगा उसका क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात करना। यानी यहां पर एक थ्योरम कहां तक है आपका, यहां तक है थ्योरम। और ये अलग से और क्वेश्चन मान लो पूछेंगे, कभी कभी पूछ देते हैं एकल बल की क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो प्राप्त कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, और इसको आज ही आपको कर लेना है प्रैक्टिस अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल आपके एग्जाम में आना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस थ्योरम की। देखो बच्चों, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि समतली बलों, समतलीय बलों के निकाय को एक निकाय का समायोजन एक एकल बल R तथा एक बलयुग्म G में कर सकते हैं। ये हमने देखा है, यानी हमको मिला है R इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और G इज इक्वल प्यारे बच्चों समेसन y1, ये देखिएगा, स्मॉल x1 माइनस ये कैपिटल X1 स्मॉल y1, ये होता है। जहां ये जो कैपिटल X है ये बल है, बल को शो करता है, ये देखो समेसन x1 और ये समेसन y1। तो ये तो आपने पहला थ्योरम में, है ना, दूसरे में भी जिक्र किया था, पहले में भी पढ़ा है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहां पर ये कंडीशन है ना, कुछ कंडीशन होता है। देखिएगा, आपने देखा यदि R इज इक्वल कितना है 0 तथा G नॉट इज इक्वल कितना है 0। देखिए क्या बोला गया, यदि R इज इक्वल 0 तब तथा G नॉट इज इक्वल 0, तब यह एक एकल बलयुग्म में क्या हो जाता है, समायोजित हो जाता है। कैसे भाई, आपके पास R 0 है, ये तो बल वाला है, ये शून्य हो गया, है ना, और G नॉट इक्वल 0 है, मतलब इसमें घूर्णन हो रहा है, घूर्णी गति कर रहा है ये। तो इस स्थिति में ये देखिएगा, इस स्थिति में एकल बल युग्म में समायोजित हो जाता है। ये तो सीधा सीधा दिख ही रहा है, R 0 है, G बस काम कर रहा है यहां पर। यही देखो दूसरा कंडीशन में बताता हूं आपको, यदि आपके पास R नॉट इज इक्वल 0 है
तथा G इज इक्वल 0 है। अब देखो यहां पर केवल बल कार्य कर रहा है, एकल बल। इस स्थिति में केवल यहां पर रैखिक गति हो रहा है, रैखिक गति हो रहा है, घूर्णी गति हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। हमेशा माने जी क्या करता है, घूर्णन गति को शो करता है, आर रैखिक गति को शो करता है। तो इस स्थिति में एकल बल में समायोजित हो जाता है। अब बच्चों यहां पर कौन सा गति हो रहा है भाई, घूर्णन गति, केवल घूर्णन गति। और यहां पर केवल क्या हो रहा है, रैखिक गति। ठीक। तीसरा स्थिति देखिएगा, यदि दोनों ही नॉट इक्वल है, आपने पहले देख चुका है कि यदि दोनों इक्वल होता है, आर इज इक्वल 0, जी इज इक्वल 0, तो वह है ना इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, साम्यावस्था में होता है, स्थिर अवस्था में होता है, यह आपने देख चुका है। अब हमारे पास 3 कंडीशन और है, आर इज इक्वल 0, जी नॉट इक्वल 0, यहां पर केवल घूर्णी गति हो रहा है, आर नॉट इज इक्वल 0, जी इज इक्वल 0, यहां पर केवल रैखिक गति हो रहा है, केवल एक बल कार्य कर रहा है ना, एकल बल, और यहां पर केवल एकल बलयुग्म कार्य कर रहा है। यदि आर नॉट इज इक्वल 0 तथा जी नॉट इज इक्वल 0, इस स्थिति में हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि बल आर और बलयुग्म जी समान दिशा में क्रियाशील एक एकल बल आर, किंतु अन्य रेखा में समायोजित हो जाता है, अन्य रेखा में समायोजित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, ये देखो क्या किया गया इसके लिए। यहां पर ये क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। आपको मालूम है ये आर इन दोनों के बीच कार्य कर रहा है, और एकल बल हमारे पास क्या है, आर, और बलयुग्म क्या है, जी, है ना, बलयुग्म का आघूर्ण। हम इस बलयुग्म के आघूर्ण को क्या करते हैं, बलयुग्म के आघूर्ण को दो बलों में वियोजित कर देते हैं। कैसे करते हैं देखो, इसी के विपरीत है ना, आर यानी जी को समझिए हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब जी है तो जी कैसे आता है आपको मालूम है ना, ये देखो, ये इस ढंग से दो बराबर बल काम कर रहे हैं और दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग हो, दो बिंदु पर कार्य करें। तो इसके लिए हमने यहां पर लिया, इस जी को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक आर इधर, इसको मान लो ओ, ये हो गया ए, और इसको बी, यानी ओ आर, और इसी के लंबवत ये देखो हम एक फिर से क्या किए, एक दूसरा बिंदु ले लिए, देखो, और ये इस ढंग से काम कर रहा है। ये देखिए, ये कौन हुआ भाई, आर। हम एक नया बिंदु ले लेते हैं, ओडेस, ओडेस सी, ये हो गया। तो समझिए इस ओडेस को, ओडेस को आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो। तो यह किस पर डिपेंड करेगा, जी के साइन पर। आपको मैंने कहा था कि जी बलयुग्म का आघूर्ण है ना, यदि क्लॉकवाइज होता है तो हम ऋणात्मक लेते हैं, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज होता है, विपरीत दिशा में होता है तो धनात्मक लेते हैं, ये हमने बताया था।
तो हमने यहां पर ये देखो जी को, यानी जी समझिए आर आर, ये देखो दो दो बलों में वियोजित कर दिया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये वाला ओ यानी ओ ए में एक आर काम कर रहा है, और इसी के बराबर विपरीत हमने जी का दो पार्ट में डिवाइड किया, एक इधर आर और एक इधर आर। तो जस्ट ये इसके विपरीत दिशा में है, दोनों बराबर हो गया, अपोजिट भी हो गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों निरस्त हो जाएंगे, और केवल एक बल क्रियाशील होगा। कौन? ओडे सी पर एक बल आर। इसी को हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्या किया हमने, समझ में आ रहा है ना? यानी हमारे पास एक बल आर है, दूसरा बलयुग्म जी है, हमने जी को दो आर आर बलों में क्या किए, वियोजित कर दिए, और एक को कहां पर ले लिया, आर के विपरीत दिशा में ले लिया, देखिए उतने के बराबर हुआ। ठीक है, और दूसरा ये कितना हो गया, ये देखो ध्यान दो, ओ सी के दिशा में हो गया, तो ये बराबर बल हुआ कि नहीं हुआ, और दोनों के बीच, तो ये बलयुग्म का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो बलयुग्म का काम ये कैसे हो रहा है, देखो ये हो गया बी वाला पार्ट आर, और ये हो गया इसका डिस्टेंस, और ये हो गया दूसरा बल आर, ये ओ डे सी। तो यही तो बलयुग्म है ना? यानी क्या जानते हो आप, दोनों बलों में से एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी, तो ओ ओ डेस, तो यही तो बलयुग्म है। यानी हमने इसको बराबर और, है ना, इस ढंग से कंडीशन यहां पर दे दिए, बराबर और एक दूसरे के क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, दोनों की, है ना, जो क्रिया रेखा है अलग अलग होना चाहिए, दो बिंदु पर कार्य कर रहा है, इसलिए हमने ओडेस लिया। अब इस ओडेस को इधर भी ले सकते हो, ओडेस को इधर भी ले सकते हो, लेकिन यह डिपेंड करेगा किस पर, धनात्मक और ऋणात्मक पर। आपको मालूम है बच्चों, धनात्मक तब होता है जब यह, है ना, एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में होता है, और ऋणात्मक तब होता है जब यह क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, समझ में आया? आघूर्ण जी के बलयुग्म को दो बराबर और विपरीत समांतर बलों प्रत्येक किसके बराबर है भाई, आर के बराबर, यह हमने माना है। ठीक है, एक कहां पर, ओ पर, ये देखो एक ओ पर, किस दिशा में, ओबी की दिशा में, ओ पर ओबी की दिशा में, अर्थात आर के, देखिए पहले से आर था हमारे पास, आर के विपरीत, आर के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तथा दूसरा हमने एक बिंदु लिया है, क्या लिया है, ये देखिएगा, ओडे से एक बिंदु लिया है, यह ओडे सी, तथा दूसरा ओडेस पर ओडे सी की दिशा में, ठीक है, दिशा में है। ओडेस ओबी के दाई और बाई, अभी मैंने बताया था, ये देखो ओडेस ओबी के दाई और बाई दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन यह डिपेंड किस पर करता है, चिन्ह, जी का चिन्ह क्या है उस पर डिपेंड करता है। ओडेस ओबी के दाई ओर या बाई ओर होगा, जो जी के चिन्ह पर निर्भर रहेगा। अब यहां पर देखिएगा, ये देखो मैंने कहा भी कि ये देखिए
अब ओडेस को यहां लिए हो, ये देखो ओडेस यहां लिए हो, है ना, पॉइंट को, तो ये क्या करेगा, यानी ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये देखो इसका डायरेक्शन कैसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, मतलब ये धनात्मक होगा। और यहां पर हम क्या लेंगे, जी, ये देखो ओ ओडेस, ये हो गया आर और ये हो गया आर, तो जी इज इक्वल कितना होगा, जी इज इक्वल कितना होगा, दोनों के बीच की दूरी, यानी समझिए आर इंटू, ऐसे करो, ओ ओडेस इंटू ओडेस सी, है ना, दोनों में से कोई भी एक बल। तो ये बल, इस बल को तो हमने निरस्त कर दिया है, क्यों, क्योंकि आर के जस्ट विपरीत हो रहा है। आपको ये मालूम है यदि क्रिया रेखा एक ही हो, है ना, तो और दोनों बराबर और विपरीत हो तो आपस में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो हमारे पास केवल एकल बल ही बचा है ना, ओडेसी ही बचा है, एकल बल हमारे पास ओडेसी ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जी ओ ओडेस इंटू कितना हो गया, ओडेसी, और ओ ओडेस, ओ ओडेस इंटू कितना हो गया आर, तो ओ ओडेस इज इक्वल कितना हो गया, जी अपान आर। इसको याद रखिएगा, कैसे हुआ समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, बस इसी ढंग से काम करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है, यहां पर क्या राइट करेंगे हम लोग, ये देखो G इज इक्वल, आपने क्या दिया, ओडेसी इंटू ओ ओडेस, और ओडेसी यहां पर एकल बल कार्य कर रहा है आर, दूसरा ओबी, ओबी में जो आर कार्य कर रहा है उसको हमने हटा दिया, क्योंकि है ना उसके विपरीत आर है और दोनों एक ही क्रिया रेखा पर है, इसलिए हट गया वहां से। यहां पर केवल क्या आया, आर और ओ ओडेस, तो हमें यहां पर ओ ओडेस इज इक्वल क्या मिल गया, जी अपान आर, और हमारे पास ओ ओडेस इज इक्वल जी क्या है, समेसन y1, ये देखिएगा y1 x1 माइनस x1 y1 अपान ये कितना होगा, आर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने एकल बल में क्या किया, इसको समायोजित किया। देखो बच्चों, आपने देखा ना एकल बल यहां पर कौन हुआ, केवल क्या आया एकल बल, ये देखिए एकल बल केवल आया ओडेसी, ये आर आया, ये वाला आर और ये वाला आर बराबर और विपरीत होने के कारण कैंसिल हो गया, और इस तरीके से हमको केवल एकल बल मिलेगा। अब बच्चों ये तो हमने समायोजित कर दिया एकल बल में, हमें इसी एकल बल के क्रिया रेखा का समीकरण प्राप्त करना है। ठीक है, ओ पर एक दूसरे को संतुलित करेंगे तथा हमारे पास बल आर ओडेस पर ओडेसे की दिशा में क्रिया करता हुआ शेष रहेगा, इसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, क्रिया रेखा ओडेसी का समीकरण प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वही डायग्राम बनाइए, देखिएगा ये बन गया, ये हो गया x, ये हो गया y, ओ ए आर, ओ बी आर, इसके लंबवत
हमने लिया था ओडेस सी आर। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं यहां पर, ये देखिए ये एक्स और वाई, इधर बल आपको पता है ना एक्स कार्य कर रहा है, इधर बल क्या कार्य कर रहा है, वाई बल कार्य कर रहा है, और ये आर है, इन दोनों का वियोजन। हम मान लेते हैं इसको थीटा, ये देखिए ठीक है ना, इसको थीटा मान लिया गया। तो जब थीटा माने हैं, माने मान लो आर ओ एक्स के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तो क्या होने वाला देखिएगा, मान लो आर ओ एक्स, या एक अक्ष ऐसे लिख लो, एक अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। तो क्या जानते हो आप, टेन थीटा इज इक्वल होता है वाई अपान एक्स, प्राप्त किया आपने। चलो इसी से मैं क्या करता हूं, ये देखिएगा, ये देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है वाई, आधार क्या है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो क्या पाइएगा, लंब का वर्ग अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी वाई स्क्वायर हो गया। और ये हमारे पास आर के बराबर है, मालूम है ना। तो यहां से हम क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल क्या ले लेते हैं, एक्स, ये देखो साइन थीटा लंबटे कर्ण वाई अपान आर, और कास थीटा आधार बटे कर्ण एक्स अपान आर, इसको निकाल कर रख देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, यहां पर मैं कुछ नोट बता रहा हूं, इसको एग्जाम में आप राइट नहीं करना, ये आपके जानकारी के लिए है। आपने देखा है यदि ऐसा होता है तो हम लंब रेखा का समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं। देखो ये देखो एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ये है ना मूल बिंदु से डाले गए रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p है, और ये कोण अल्फा बनाता है। तो हम क्या जानते हैं, लंब रेखा का समीकरण एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल कितना p। आपने क्लास 11-12 में स्टडी किया है प्यारे बच्चों। यहां पर ये देखो इंटरसेक्ट पॉइंट, अंतःखंड यहां पर है ना, तो एक्स कास अल्फा वाई साइन अल्फा। इसी में और आपने सीन किया था, देखिएगा जब इसी को मैं इधर दे दूं ऐसा, ये देखो ये हो गया, तो यहां पर क्या कर रहा है ये देखो इधर जो है, मान लो ये क्या कर रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है यहां पर, एक बता रहे हैं हम, और ये P हो गया है ना, ये एक्स एक्स डेस और ये वाई वाई डेस। तो ऐसा है तो क्या होगा बच्चों, आपको मालूम है कि जब एंगल जो है ये देखो एंटी क्लॉकवाइज होता है तो धनात्मक होता है, और यहां पर देखो ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा है तो माइनस होता है। तो इसके लिए हम लेंगे एक्स कास माइनस अल्फा वाई साइन माइनस अल्फा। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है ना, एग्जाम में लिखना नहीं है, इस कंसेप्ट को याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, ये देखो आपके पास ये देखिएगा ये पाई माने थीटा है, हमको इसको याद करना है कि इसका समीकरण ज्ञात करना है ओडेसी का। तो कैसे लेंगे भाई, ये 90 है, टोटल 90 है, ये देखो ये टोटल क्या है 90 है, तो ये हाफ क्या होगा 90 माइनस कितना होगा थीटा। अब देखिए इक्वेशन जो आएगा ऐसा, ये वाला समीकरण निकालना है। जैसे कि अभी आपने देखा इस समीकरण की बात किया, इस समीकरण की बात किया तो एक्स कास माइनस अल्फा, अब अल्फा की जगह हमारे पास क्या आ गया है पाई बाई 2 माइनस थीटा आ गया। देखो सॉरी, ये देखिए अल्फा की जगह क्या आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। और यदि हम देखें तो इस ढंग से एक लाइन हो गया, ऐसा लाइन हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, रेखा ओडेसी का समीकरण क्या होगा, तब रेखा ओडेसी का
समीकरण एक्स, ये स्मॉल एक्स है ना, स्मॉल एक्स काज थीटा के जगह में, अल्फा के जगह में कितना है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, माइनस लेना पड़ेगा, क्लॉकवाइज जा रहा है, प्लस वाई साइन माइनस पाई बाई 2 है ना, माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इज इक्वल, यहां पर देखिए डाले गए लंब की लंबाई चाहिए, पी चाहिए, तो पी के जगह में हमारे पास क्या है, देखो ओ, ये वाला ओ डेस, ये देखो ये इसकी लंबाई है, समझो ये वाला पार्ट जो है, तो यहां पर पी होता है ना, हम लोग पी लिए थे, याद करो, ये देखो पी, ये वाला पी, ये वाला पी, तो वही पी का काम करेगा ओ डेस, क्या आएगा, ओ डेस। अब बच्चों आपको मालूम है काज माइनस थीटा क्या होता है भाई, काज थीटा होता है ना, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो इस बेसिस पर सबसे पहले हम काज इसको रखेंगे 90 माइनस थीटा, प्लस ये माइनस में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा वाई साइन 90 माइनस थीटा, और ये आ जाएगा ओ डेस। अब क्या कीजिएगा, एक्स कास 90 माइनस थीटा क्या जानते हो आप, ये होता है बच्चों साइन थीटा। जब कभी भी 90 होता है तो साइन कास में, कास साइन में बदलता है, मालूम है ना, और ये साइन कास में बदल जाएगा, ये हो जाएगा ओ डेस। अब आपने साइन थीटा इज इक्वल क्या पाया है, देखो है ना, साइन थीटा इज इक्वल आपके पास वाई अपान आर है, और कास थीटा इज इक्वल एक्स अपान आर है। चलो रख दो इसको, साइन थीटा कितना हो गया, वाई अपान आर माइनस वाई कास थीटा एक्स अपान आर इज इक्वल कितना, ओ डेस। अब दोनों में अल्सियम क्या रहा है बच्चों, ये देखिए वाई एक्स माइनस एक्स वाई अपान कितना आर इज इक्वल ओ डेस। अब वाई एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरिया गुना कर दो। अब आपको मालूम है बच्चों, ये देखिए एक बल ओसी पर कार्य कर रहा है, तो आर इंटू ओ डेस ये किसके बराबर होता है भाई, बलागुण जी के बराबर। तो ये आपका समीकरण, क्रिया रेखा का समीकरण आपको मिल गया है प्यारे बच्चों। तो यही क्रिया रेखा ओडेसी का समीकरण है, ओडेसी का समीकरण है बच्चों। हो सकता है कि इसी में आपको समीकरण को ही पूछ सकता है अलग से, तो दोनों को अलग अलग दिमाग में रखिएगा। यदि समीकरण पूछा जाए तो समीकरण बनाइए, या एकल बल में बदलने के लिए बोले तो एकल बल में बदलिएगा, ठीक है बच्चों। और बिल्कुल 100% ये एग्जाम में आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आएगा, है ना, एक बार दो बार जरूर देखिएगा, तब पूरा 100% आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यदि हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा प्यारे बच्चों, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।